नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जनवरी माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह आपके लिए करंट अफेयर लेकर आते रहता हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के संदर्भ में आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और साल का यह पहला वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत सरकार हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाता है। देखेंगे वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इनके दो बेटे जिनका नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह और दूसरा का नाम है साहिबजादा फतेह सिंह जी, तो इन दोनों के शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाती है। वीर बाल दिवस मनाने का उद्देश्य इन दो युवा नायकों की बहादुरी का सम्मान करना और आज के युवाओं में अनुकरणीय साहस और बलिदान की भावना पैदा करना है। देखिए, यदि हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं कि ऐसा क्या है इन दो पुत्रों में गुरु गोविंद सिंह के, जो 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इनका कुछ ऐतिहासिक घटना रही है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दो सबसे छोटे बेटा, जिनमें जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, तो इन दोनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इनके द्वारा नकार दिया गया और इसी कारण उन्हें 26 दिसंबर 1704 को दीवारों में चुनवा दिया गया और जिससे ये शहीद हो गए। तो इसी कारण 26 दिसंबर को गवर्नमेंट के द्वारा हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए, यह जो वीर बाल दिवस मुख्य रूप से इन दो नायकों के सम्मान में, इनके बहादुरी के सम्मान में ही मनाया जा रहा है। और एक और है कि हर साल 26 दिसंबर को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किस भाषा में संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान जो संथाली भाषा में है, इसका शुभारंभ किया गया है। मतलब अब जो संविधान है वो संथाली भाषा में भी आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संथाली भाषा में संविधान को विमोचित करते हुए देश की प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, संथाली भाषा की यदि हम बात करते हैं, ये क्यों एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भाषा संबंधित क्वेश्चन है जो संविधान के 22 भाषाओं में से एक है। संथाली भाषा को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान में टोटल 22 भाषा है, तो इस 22 भाषा में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 22 भाषा है, इनमें कौन शामिल नहीं है और किस भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया या कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में कोई भी चीज नया डालता है तो संविधान संशोधन करनी पड़ती है। तो 2003 में 92वें संविधान संशोधन किया गया और इसी के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यदि हम संथाली भाषा की बात करें तो ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहने वाले आदिवासी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए, मैंने आपको बताया कि 26 दिसंबर इस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस साल 20 युवाओं को, ये युवा जो है 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। देखिए, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। देखिए, यह जो पुरस्कार है 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 श्रेणी है याद रखेंगे? वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आप याद रख लीजिएगा। देखिए, इसका डिटेल्स आप देख लीजिएगा। आप जिस भी राज्य से संबंधित है उस राज्य के किस बालक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 की शुरुआत हुई है?
तो देखिए जल्लीकट्टू महोत्सव हर साल तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह जो महोत्सव है फसल पकने की खुशी में या पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है और यह जो है तमिलनाडु की पारंपरिक महोत्सव में से एक है, जिसमें बैलों को उत्साहित किया जाता है, आक्रामक बनाया जाता है और लास्ट में उसे कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी कंट्रोल करते हैं बैल को उसे पुरस्कार दिया जाता है, बैल हो या सांड हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से 3 जनवरी को पुडुकोट्टई जिले के थाथनकुरिची गांव में जल्लीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की अनुमति दी है। मतलब इस गांव में सबसे पहले जल्लीकट्टू का आयोजन किया जा रहा है। जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति, फसल उत्सव, विशेष रूप से पोंगल से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है। तो आप इतना याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में महोत्सव को लेकर, पारंपरिक त्योहार को लेकर भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है। मुझे जो लगता है कि एग्जाम में आ सकता है तो मैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूँ। तो इतना सारी चीजों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। आप जरूर 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, मेरा दिसंबर माह के करंट अफेयर का भी वीडियो आ गया है, आप उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी यानी कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है। देखिए जापान को पछाड़कर भारत ने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना ली है। भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। 3 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश की जब बात करते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। भारत की यदि हम दूसरे तिमाही की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 8.2% दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा माना जा रहा है। और भारत आज के डेट में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला अर्थव्यवस्था भी बन गया है। चलिए एक और नियुक्ति से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल जी बने हैं। ठीक है, राकेश अग्रवाल जी को एनआईए के महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना एनआईए का 2009 में होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक प्राप्त किया। इन्होंने फाइनल में चीन से पराजित हुए हैं। तो चीन की बात करते हैं तो चीन प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक, याद रखेंगे। और इस खेल का आयोजन जो है ये चीन में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए होगा, 2026 से 2029 तक का है। पीवी सिंधु ग्रेसिया पोली जो इंडोनेशिया की रहने वाली है, इनका स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक रहा है। यदि हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को होता है। अध्यक्ष पीवी सिंधु वर्तमान में, और इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। चलिए एक और क्वेश्चन, किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो देखिए 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है गुजरात को। देखिए टाइगर स्टेट क्या होता है? तो टाइगर स्टेट उन राज्यों को दर्जा दिया जाता है जहां पे टाइगर का आवाजाही देखने को हमें मिलता है। तो ऐसे स्टेट जहां पे टाइगर उपस्थित रहता है, साल भर हमें देखने को मिलता है, तो उस राज्य को टाइगर स्टेट घोषित किया जाता है। चूंकि 1989 तक गुजरात में टाइगर देखा जाता था, उसके बाद 1989 के बाद टाइगर नहीं देखा जा रहा था, तो गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में इस राज्य को टाइगर स्टेट से हटा दिया गया था। क्योंकि अब हाल ही में इस राज्य में पुनः फिर से टाइगर देखने को मिल रही है, वहां हलचल देखने को मिल रही है, तो इस तरह से अब गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे टाइगर की जब हम बात करते हैं तो कुल 1 टाइगर यहाँ पे है 2025 में। 2019 में भी 1 टाइगर देखा गया था, लेकिन बाद में इनकी उपस्थिति हटा दिया गया। अब वर्तमान में 2025 पूरे साल भर हमें यहाँ पे 1 टाइगर देखने को मिला। तो इस तरह से गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, COP17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो देखिए COP17 का जो लोगो लॉन्च किया गया है, ये उसी देश के द्वारा लॉन्च किया गया है जहां पे इसका सम्मेलन होना है।
तो ध्यान रखेंगे अर्मीनिया राज्य के द्वारा या अर्मीनिया देश के द्वारा COP17 का अध्यक्षता किया जा रहा है और इस सम्मेलन का प्रारंभ अक्टूबर 2026 में होगा, यानी कि अक्टूबर 2026 में COP17 का सम्मेलन होना है। कहां? तो अर्मीनिया के एरेवन स्थान में होगा। देखिए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 17वीं बैठक अक्टूबर 2026 में अर्मीनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित की जाएगी। ठीक, तो मेजबान देश अर्मेनिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया है। देखते हैं आगे। देखिए, यदि हम बात करते हैं भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। वही हम विजेता की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पुरुष विजेता में मैग्नस कार्लसन है और वही महिला विजेता की बात करते हैं तो अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना अपने नाम की है किताब को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मिताली राज के बाद 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की तरफ से स्मृति मंधाना बन गई है और ये भारत की दूसरी महिला है जो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन प्राप्त की है। और वही हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में ये चौथे नंबर की है महिला क्रिकेटर जो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। देखते हैं आगे। यदि हम और अन्य 3 की बात करें तो देखिए मिताली राज, उसके बाद सुजी बेट्स और शार्लोट एडवर्ड्स, तो ये 3 खिलाड़ी पहले ही 10,000 रन प्राप्त कर चुकी है। अब चौथे नंबर पे स्मृति मंधाना भी आ गई है। स्मृति मंधाना यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में भारत की पारी के 7वें ओवर में प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे वर्ष 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है? तो देखिए इजराइल सरकार के द्वारा जून 2025 में अपने नियमों में संशोधन किया जिसके तहत इजराइल शांति पुरस्कार अब केवल इजराइल के नागरिकों को ही नहीं बाहरी नागरिक को भी प्रदान किया जाएगा और इसी के तहत अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में जब नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दावेदार मान रहे थे क्योंकि आप जान रहे होंगे कि कई देशों के बीच शांति समझौता इन्होंने किया है और युद्ध भी रुकवाया है। ऐसे इनका कहना भी है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध समाप्त हुआ है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ये इनके तरफ से स्टेटमेंट है, भारत की सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। तो ये अपने आप को शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा जोर लगाए जो कि नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए था। अब जब वो पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो ये अन्य तरीके से शांति पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा इजराइल का शांति पुरस्कार। इसके अलावा एक और पुरस्कार हाल ही में इनके द्वारा बनाया गया है जो फीफा का शांति पुरस्कार है। तो फीफा का शांति पुरस्कार ये इसका प्रथम संस्करण है और यह भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुदाई से 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है और देखिए इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में भी किया गया है जिसमें उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपुरा गांव में टीले की खुदाई से 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ। इसमें प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इस खोज का जो प्रमाण है हमें फ्रांस के एक संग्रहालय से मिला जिसमें पुरानी तस्वीर में इस तरह का चीजें हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे उसी के आधार पे इस जगह को खोजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बन गई है। यदि हम काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि के बारे में बात करते हैं तो महज 17 वर्ष की आयु में उन्होंने यह उपाधि हासिल किया है, यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो 7 महाद्वीप है तो इन 7 महाद्वीप में चढ़ाई करने वाली भी महिला है काम्या कार्तिकेयन। तो इनकी यह उपलब्धि है, महज 17 वर्ष की उम्र में 7 महाद्वीप के जो पर्वत ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसमें ये चढ़ाई की है और इसके साथ ही साथ साउथ पोल पर पहुंचने वाली भी महिला बन गई है।
तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, किसकी इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।